मणिपुर पर मोदी जी कंप्लीटली फेल रहे हैं। मेवात के मसले पर मोदी जी फेल रहे हैं। रोजगार के मसले पर मोदी जी कंप्लीटली फेल है। आदिवासियों की सुरक्षा के मसले पर, महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर आप देखेंगे तो पाएंगे मोदी जी कंप्लीटली फेल है। हाँ, ये सब कुछ देखा, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि देश को एक बेहतर दिशा देंगे, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो चुप्पी है, वो चुप्पी इस देश के लोगों को भारी पड़ती हुई दिख रही है। सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहें, एक ही जाति के लोग रहें। हम सब लोग जानते हैं कि एक परिवार में भी जो तमाम लोग रहते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, सबकी पसंद नापसंद भी एक जैसी नहीं होते। ऐसे में ये जो कहना कि एक तरीके के लोग हों, एक जाति के लोग हों, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हों, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उसमें, हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो सकता है, मीडिया का साथी हो, अगर वो कोई इस तरीके की खबर करेगा तो हो सकता है अगले दिन आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। पर मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं रुकवा पाए? देखिए, वो ठीक है, उनके अपने लोगों के लिए अच्छा लगता होगा उनको कि वो एक इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करके, लेकिन देखिए हमारा जो सवाल है वो ये है कि मोदी जी को इस देश को चलाने की जिम्मेदारी थी। अगर वो देश युद्ध रखवा सकते हैं, तमाम जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं, वो हो सकता है वो करते होंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर पर मोदी जी कंप्लीटली फेल रहे हैं। मेवात के मसले पर मोदी जी फेल रहे हैं। रोजगार के मसले पर मोदी जी कंप्लीटली फेल है। आदिवासियों की सुरक्षा के मसले पर, महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर आप देखेंगे तो पाएंगे मोदी जी कंप्लीटली फेल है। सफल कहाँ पर है? जो मीडिया दिन रात इतना गुणगान गा रहा है, वही सफल है। उसी टीवी चैनल, वो जो बॉक्स है टीवी का, उसी के भीतर सफल है। वो जो 4 लोग आपको टीवी में अंदर दिखते हैं, उनके बीच में सफल है, बाकी आम जनमानस के बीच में सफल नहीं। अगर सफल होते तो आप देखते कि लगातार आप देखेंगे पाएंगे कि पिछले 8-9 सालों में, उससे पहले के रिकॉर्ड को देखिए, एनसीआरबी का, उसके बाद का रिकॉर्ड को देखिए, तो पता चलेगा कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुए तो इसी टाइम फ्रेम में हुए, और वो अत्याचार कम नहीं हो रहे, वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठाना यहाँ से लाजमी है, और ये कहना भी बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार 9 साल में फेल हुई है, कंप्लीट फेलियर, जिसे हम लोग कहेंगे इनका अचीवमेंट एक ही है, वो है जीरो अचीवमेंट। जैसे आपने कहा कि दलितों पर, आदिवासियों पर ज्यादा अत्याचार हुए इस दौर में, पहले जो राष्ट्रपति थे वो दलित थे, आदिवासी, तो इन पे भी तो सवाल खड़े होने। बिल्कुल सवाल है, राष्ट्रपति महोदया से एकदम सवाल है, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया जी, मैडम, आपने, जब आप इस देश के सर्वोच्च पद पर आप विराजमान हुई थी, तब इस देश ने एक अलग उम्मीदों से आपको देखा था। महिलाओं की उम्मीदें थी कि उनको कुछ न्याय मिलेगा, आदिवासियों की उम्मीदें थी कि उन्हें कुछ न्याय मिलेगा, बहुजनों को उम्मीदें थी कि उन्हें कुछ न्याय मिलेगा, और एक महिला और एक आदिवासी एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जिन्होंने ये सब कुछ देखा, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि देश को एक बेहतर दिशा देंगे, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो चुप्पी है, वो चुप्पी इस देश के लोगों को भारी पड़ती हुई दिख रही है। उन्होंने जिस तरीके से, हाँ, ये लगातार वो भी सवाल उठा रहे हैं कि उन तक सवाल पहुंचते नहीं है, उन तक जो है चिट्ठियां नहीं पहुंचती, वो खुद अपनी तरफ से सवाल, एकदम हो सकता है कि वो सही कह रही हो, और हम तो मानते हैं कि अगर इस देश का राष्ट्रपति, हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर इस देश का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है कि उन तक चिट्ठियां नहीं पहुंच रही है, तो हमारे लिए तो ये सच की बात है, हम तो मानेंगे कि हाँ, राष्ट्रपति सही कह रहे हैं, और ये अगर बात सही है तो सच में शर्मनाक बात है। वो कहते हैं अमृतकाल है, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। ये हो सकता है कि उनके लिए अमृतकाल हो, लेकिन ये इस देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए ये विनाशकाल है। क्या गोधरा होने के बाद क्या मोदी के सपनों का भारत जो है, यही उम्मीद की जा सकती है, यही है? देखिए, मोदी के सपनों का भारत कैसा था उन्होंने तो कभी बताया नहीं, लेकिन आरएसएस के सपनों का भारत लगातार मार्केट में चलता रहा, लगातार वो उस बात की बात करते रहे, लेकिन वो आरएसएस के सपनों का भारत दरअसल इस देश के संविधान के खिलाफ बात, वो इस देश की आत्मा को तोड़ने वाली बात। वो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहें, एक ही जाति के लोग रहें। हम सब लोग जानते हैं कि एक परिवार में भी जो तमाम लोग रहते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, सबकी पसंद नापसंद भी एक जैसी नहीं होते। ऐसे में ये जो कहना कि एक तरीके के लोग हों, एक जाति के लोग हों, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हों, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी, क्योंकि हमारी तो खूबसूरती इसी बात में थी, विविधता में एकता वाली, यही तो हमारी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसी को दरअसल आरएसएस खत्म करने पर तुला हुआ, और उसी प्रक्रिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं। मेवात में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हुआ, सीधी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पेशाब कांड हुआ, या फिर और तमाम जगहों पर जो देख रहे हैं, वो सब उसी दिशा में चल रहा है। आदिवासी जो एमपी एमएलए वो खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे इस पूरे मामले में? नहीं आएंगे,
आप देखें तो पता चलेगा कि लगातार इस देश में पार्टियों ने दरअसल अपने लिए पिट्ठू तैयार किए हैं। एक तरीके से उन समाजों से दलाल किस्म के लोगों को लिया और वो लोग दरअसल उनकी वफादारियां अपनी पार्टियों को लेकर के हैं, उनकी चिंताएं अपने टिकट को लेकर के, अपने जीतने और हारने की सिचुएशंस को लेकर के। इसलिए वो कभी आदिवासियों के पक्ष में, कभी दलितों के पक्ष में, कभी महिलाओं के पक्ष में आपको बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। सर 2024 में क्या ये मुद्दे बनेंगे क्या? एकदम मुद्दा है। आप देखिए जी, जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले हम लोग देख रहे हैं कि एक यूनिटी बनती हुई नजर है और वो यूनिटी इंडिया की यूनिटी, वो देश की यूनिटी दरअसल एक बनती हुई नजर है। और उसमें आप देखेंगे तो किस तरीके के मसले हैं, जैसे जाति जनगणना का मसला, ओबीसी समाज जो इस देश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा समाज है, वो लगातार कह रहा है कि हमारी जनगणना कराई जाए। जो बेसिक डिमांड है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी हिस्सेदारी है कि नहीं, हम लोग हैं कितने, वो यही तो जानना चाह रहा है। वो कुछ और नहीं मांग रहा है, वो सिंपल एक सवाल है कि भाई हमें हमारी गणना करा दीजिए, इतनी सवाल है। लेकिन मोदी सरकार लगातार पिछले सालों में बचती आ रही है। ऐसे में ये जो यूनिटी बनती हुई दिख रही है, उसमें पहला सवाल क्या है? यही सवाल है कि अगर वो सरकार आती है तो ओबीसी जनगणना बन रही है, इसमें दलितों की जो पार्टियां, मुख्य पार्टियां, इस यूनिटी में वो नजर ही नहीं आ रही, इनको तो दरकिनार कर दे, तो कैसी यूनिटी है ये? देखिए, एक चीज ये, आप इसको जब इस बात को करेंगे तो ऐसा नहीं है। अभी पहली 2 मीटिंग्स हुई हैं, अभी और भी बहुत सारा। पहली मीटिंग में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे, दूसरी में और कई लोग सुप्रीमो कह रही है कि हमें दरकिनार कर दिया गया है। एक साथ ये देखिए, ये अगर हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई बसपा सुप्रीमो जी जो कह रही हैं उनको क्यों नहीं बुलाया, क्या जो कॉम्प्लिकेशन, लेकिन एक चीज हम लगातार एक चीज हम देख रहे हैं, आप ये चीज अभी ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपको ये जो अम्ब्रेला है ये बड़ा होता हुआ नजर आएगा। उसमें भीम आर्मी से लेकर के बसपा से लेकर तमाम साथी जो भी पार्टियां हैं, और हमें उम्मीद है और हम उनसे भी अपील करते हैं जो एक बड़ा अम्ब्रेला लेकर के चल रहे हैं, जो बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं, वो उनसे भी हम लोग की अपील यही है कि उन्हें भी शामिल किया जाए। इस देश के तमाम जो लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, उन सबको भी शामिल किया, चाहे बसपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे और भी साथी जो भी अभी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो इसमें अभी हमें पिक्चर में नहीं नजर आ रहे, वो सब भी आने वाले दिनों में हमें पूरी ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ईवीएम को लेकर तो सबसे ज्यादा है राजस्थान में SC/ST पर स्पेशली कैसे रुकेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ की जो सरकारें हैं, इनसे भी वही सवाल है जो केंद्र सरकार से है कि आप दरअसल महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय देने में फेल रहे हैं। हम सब ने देखा इंद्र मेघवाल का केस, डेल्टा मेघवाल का, जितेंद्र मेघवाल का केस, या नासिर और जुनैद का केस हम सब ने देखा, लेकिन अभी तक कोई न्याय हमें नहीं मिला। हम लगातार उनसे भी यही कह रहे हैं कि भाई जब तक हमें न्याय नहीं मिले, हमारी लड़ाई जारी है। सर, कांग्रेस की सरकार में भी वही स्थिति है? बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ आप ये समझिए कि ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को बदलने के लिए तो ये जो गठबंधन भी हो रहा है, जो तमाम सड़कों से जो सवाल आ रहे हैं, वो इसीलिए सवाल आ रहे हैं ताकि उन सवालों को भी एड्रेस किया जा सके जो कांग्रेस ने छोड़ दिए या कोई दूसरी पार्टी ने छोड़ दिए हैं, जो हमारे सवाल है, जो बहुजन समाज के सवाल है, जो सामाजिक न्याय के सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मंदिरों का सर्वे हो, उनके नीचे जो बौद्ध बयान निकलेंगे, क्या कहना सर इस पे? देखिए, अगर सर्वे की बात है तो ये काम तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एकदम हो जाना चाहिए। किसी को अगर डाउट है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हो, चाहे आपको हो, चाहे मुझे हो, अगर मुझे किसी चीज़ पर डाउट है तो ये काम तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सवाल है, और इसमें कोई दो राय नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा से इस तरीके की खुदाइयाँ करती रही और वो उनकी अपनी एक रिपोर्ट्स होती है और वो रिपोर्ट सबके सामने होती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें कोई खराब बात तो नहीं है। कोई सवाल है, सवाल किसी ने किया, किसी ने आपने जो सिपाही है उसके समर्थन में बचाव में कोई भी वीडियो उतर गई, अगर यही मुस्लिम होता तो कमेंट में हीरो बताया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, आप इसमें उस सिपाही तक इस मामले को सीमित मत रखिए। पिछले 9 सालों में दरअसल हमारे देश की सरकार ने इसी तरीके से ज़ॉम्बीज़ क्रिएट किए हैं, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग जगहों पर, और वो ज़ॉम्बीज़ यही कर रहे हैं। और इसीलिए दरअसल हमारे पुरखों का सपना तो ये नहीं था कि भाई आप किसी को चलते हुए को, राह चलते हुए को गोली मार दें। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सरकार से भी सवाल करें कि ये जो पूरे का पूरे प्रयोगशाला चल रहे, इसको बंद किया जाए और देश को, इस देश की सरकार जिम्मेदार है।
इस देश की सरकार जिम्मेदार है, इस देश का मीडिया जिम्मेदार है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया बैठा हुआ लोग है वो जिम्मेदार है। उन्होंने इस तरीके के ज़ॉम्बीज क्रिएट किए। अगर उन्होंने ठीक से जिम्मेदारी निभाई होती तो जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता था। पिछले 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हमने नहीं देखा कि जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो इस तरीके से हत्याएं करना शुरू कर दे, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है। और इसीलिए सरकार से ये सवाल है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उसे हमें देखना चाहिए कि पूरी प्रयोगशाला किस तरीके से काम सवाल ये है, अगर मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं तो फिर मंदिरों के सर्वे क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, वो एकदम हो सकता है। इसमें ये सवाल दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है और ये लगातार चलता रहता है। ये एक अनवरत प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं कि पहले ये काम नहीं हुए। बाबरी मस्जिद जिसको कहा जा रहा है अब मंदिर बना दिया गया, उसका भी सर्वे 1991 में हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। और ऐसे तमाम मंदिरों को लेकर के पहले भी स्टडी, और क्योंकि मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ तो मैं जानता हूँ कि देश के जितने बड़े मंदिर हैं वो सारे बौद्ध मठ हैं। एकदम, इसमें बहुजन कहे और भी कोई साथी कह सकता है, कोई अपर कास्ट साथी भी कह सकता है भाई मंदिर का स्टडी होना चाहिए, किसी का भी कोई सवाल हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक सवाल है और इसका जवाब जो है आर्कियोलॉजिकल, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।